तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के अंदर जो हमारा एग्जाम हुआ था 14/8/2018 के अंदर स्टेज 1 का एग्जाम हुआ था। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट में। तो इसके अंदर जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी बात करेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन जो आप लोग को पूछे जाते हैं इजी होते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा बहुत थ्योरी याद रखिए, न्यूमेरिकल फोकस कीजिएगा तो आपको स्टेज 2 जो रहता है उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा रहते हैं और क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं फिजिक्स के। स्टेज 1, स्टेज 2, फिर अपना आरआरबी क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कहानी को आगे। पहला कह रहा है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण। क्या कारण होता है सितारा? ये हमारा क्या है, सन जैसा दिख रहा है, सन ही है, ठीक है। तो यहाँ प्लाज्मा बनती है, किसके कारण बनती है? तो जो सितारे होते हैं या तारे जो हमारे होते हैं, सितारे है ना, सितारे या तारे, ठीक है, वहां पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही हमारा प्लाज्मा बनता है। तो कह सकते हैं सिंपल सा, लो वाली कहानी तो ऐसे ही खत्म, ठीक है। या तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यदि बोथ रहता तो दोनों के साथ जाते, चूंकि चारों में से एक ही आंसर देना, तो हम लोग जाएंगे किसके साथ, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है तो उच्च तापमान के साथ जाएंगे, ठीक है। यदि दोनों रहता तो ए एंड बी बोथ रहता है ऐसा कुछ, तो दोनों के साथ जाते। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। दूसरा, पानी से भरे एक ग्लास में रखा गया नींबू ग्लास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? एक ग्लास है हमारे पास, दिख रहा होगा, एक नींबू भी हमने रख दिया इसके अंदर। ये कब दिखेगा? जब इससे होके लाइट रिफ्लेक्ट होके इससे, जब हमारे, हम किसी को कब देखते हैं, जब लाइट जाती है किसी चीज से टकराती है, जब टकराने के बाद वापस हमारे आंखों के रेटिना पे पड़ती है तो हमको दिखता है। तो स्वाभाविक बात है, लाइट जब इससे होके टकरा के जब आएगी मान लो बाहर, तो क्या होगा, जब बाहर आएगी तो ये लाइट ऐसे आ रही है, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। अब इस सरफेस पे लंब यदि खींचोगे तो ये इसका लंब होगा। तो यदि कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में आता है, तो अविलंब से दूर जाता है। तो अविलंब से दूर मतलब ये कुछ ऐसा जाएगा लाइट रे, ठीक है। तो इसको यदि हम पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे यहां से आता हुआ महसूस होगा, मतलब दिखेगा आपको कि लाइट वहां से आ रही है, लेकिन एक्चुअली लाइट आ कहां से रही थी, यहां से। तो इसका क्या हुआ कहानी में, कुछ ये अब की बार ऐसा दिखना शुरू करेगा। तो किसके कारण होता है हमारा? तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरणें जाती है तो क्या होती है, अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। यहां भी क्या है हमारा, वाटर, पानी में रखा गया है, तो पानी एक क्या है, सघन माध्यम है, और हवा जब बाहर, हमारी आंखें कहाँ है, बाहर है ना, पानी में तो है नहीं, तो बाहर है, तो वहां क्या होगा, विरल माध्यम होगा। तो स्वाभाविक है अविलंब से दूर भागेगी, तो हमको लगेगा कि भैया ये कुछ यहाँ बनता हुआ, मतलब बड़ा सा दिखेगा। तो कह सकते हैं वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। तो किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यदि थोड़ा बहुत अपवर्तन पढ़े हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा का हो जाएगा डी। तीसरे की बात करें तो चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? ऐसा कुछ फिगर आपको दिया गया था क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो प्लग कुंजी की बात करें तो प्लग कुंजी कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो कुछ ये भी डिजाइन हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का होता है, ठीक है। और ये भी हमारा डिजाइन जो दिया गया ये भी हमारा कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब। बैटरी का डिजाइन कैसा होता है, ऐसा। जबकि रेसिस्टेंस या रेसिस्टर का डिजाइन हमारा कैसा होता है, ऐसा। तो किसके साथ मिलता हुआ लग रहा है, हमारा तो बल्ब जैसा दिख रही है, क्योंकि बाकी तो ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा का आंसर बी, इलेक्ट्रिक बल्ब जैसा ये डिजाइन है अपना। तो तीसरा का हो जाएगा बी। चलिए फोर्थ की बात करें, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी, ठीक है। पदार्थ की तीन अवस्था तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं, कौन सा होता है, ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। और जो पांचवी अवस्था होती है उसको बोला था बोस आइंस्टाइन कैंडेसेंट, ठीक है, जिसको किसने दिया था, सत्येंद्रनाथ बोस ने। तो इनके रिस्पेक्ट में और आइंस्टाइन साहब के रिस्पेक्ट में हमारा ये नाम दिया गया। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है।
तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए फिफ्थ की बात करते हैं। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? मान लीजिए कि पहले जो प्रारंभिक ऊर्जा थी उसका क्या हो गया, 256 गुना हो गया। तो 256 गुना का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी जो हमारी है, जो दूसरी वाली है, वो है 256 टाइम्स किसके, काइनेटिक एनर्जी 1 के। ठीक है, ये दे के रखा है क्वेश्चन ने। तो काइनेटिक एनर्जी 1 की बात करें तो हाफ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो जो दूसरे वाली की बात हो रही तो हाफ mv2 का स्क्वायर। किसी का मास नहीं बदलेगा, ठीक है, मास वही है, बराबर 256। काइनेटिक एनर्जी 2 का क्या हो जाएगा, हाफ mv1 का स्क्वायर। यहां से बात करें हाफ और m साफ, तो v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 256 v1 का स्क्वायर। तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 256 का कितना हो जाता है 16, तो 16 v1। ये हमारा v1 और v2 में रिलेशन निकल गया। अब हमको किसके बीच में रिलेशन निकालना है, नया रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल्स टू हमारा होता है m इंटू v। तो P2 की बात करें तो P2 इक्वल्स टू क्या जाएगा, P2 और P1 में हमको रिलेशन दिखाना है, तो P2 बराबर क्या, m v2। ठीक है, एकदम P इक्वल्स टू m इंटू v, तो P2 लिखेंगे तो m v2, और यदि P1 लिखते तो m v1 लिखते। तो यहां से m और v2 इक्वल्स टू कितना है 16 v1, 16 v1। इसको और लिखते तो क्या लिखते 16 m v1। तो m v1 किसके लिए होता, p1 के लिए होता, तो हमारा क्या हो जाएगा 16 p1। तो कितने टाइम्स हो गया, तो हमारा क्या निकल गया, p2 इक्वल्स टू 16 p1, यही तो निकला। तो कितने टाइम्स हो गया p1 के प्रारंभिक वाले से 16 गुना। तो प्रारंभिक मान का क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। मतलब इजी है क्वेश्चन। पहले इस वाले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके जो गिवन डाटा है उससे हमने v1 और v2 के बीच में संबंध निकाला, उसके बाद उसका उपयोग कर लिया मोमेंटम निकालने के लिए, सिंपल सा देखिए संवेग निकालने के लिए। तो आंसर क्या हो गया फिफ्थ का ए। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। स्थिति मतलब क्या, उसका पोजीशन कहाँ पे है वो। यदि यहाँ पर रहेगा तो उसकी क्या होगा, पोजीशन ये रहेगा, और ऊपर जाओगे तो और ऊपर जाएगा। तो स्वाभाविक है स्थिति का जो ऊर्जा होती है उसको कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है mgh। एक हमारी उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv²। तो स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या होता है mgh। और गति कारण जो होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv²। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 6 का सी। चलिए सेवेंथ, ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है गाड़ियों में दूरी मापने के लिए, ठीक है, ये पूरा लिस्ट है, आप पूरा लिस्ट याद रखिए। गाड़ियों में दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर का, अल्टीमीटर का विमान की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का, एनीमोमीटर का वायु की गति मापने के लिए, बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मेजर करने के लिए, दिक सूचक का दिशा के लिए, रेन गेज का वर्षा मापने के लिए, स्पीडोमीटर का वाहन की गति, जो हम लोग के बाइक में लगे रहते हैं स्पीडोमीटर लगी होती है, वो स्पीड बताता है अपने बाइक की। और हमारा गंध मापने के लिए किसको, ओल्फैक्टोमीटर की जरूरत पड़ती है। तो ये सब हमारे कुछ हैं, कितने टोटल 8 हैं। तो 8 को याद रखिए, हो सकता है इस बार ये पूछा, अगली बार कुछ और पूछे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट समझ के। तो ऑडोमीटर का किसका, गाड़ी की दूरी मापने के लिए। तो सेवेंथ का क्या आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है भैया, 331 मीटर पर सेकंड होती है। तो 331 मीटर प्रति सेकंड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात की जा रही है, तो थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर के बढ़ने से, ताप के बढ़ने से, मतलब 0 डिग्री से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो टेम्परेचर जो जो बढ़ाओगे तो इसकी गति जो होती है वो भी बढ़ती जाती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कह सकते हैं वेलोसिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो यदि 0 की जगह पे हमारा कितना रहता है 10 रहता, 50 रहता, तो स्वाभाविक बात है वेलोसिटी 331 ना होकर उससे
ज्यादा होती। तो वायु के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जल में कितना होता है, समुद्री जल में कितना होता है, एल्युमिनियम के लिए कितना, लोहे का कितना, ऐसे ही पता है। एयर में सबसे कम होता है, उससे ज्यादा लिक्विड में होता है, द्रव्य में तीसरा हमारा, उससे ज्यादा होता है सॉलिड ठोस के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसकी भी वैल्यू जरूरत पड़ सकती है। तैयारी ऐसी करनी है कि इसको पढ़ने के बाद ना मतलब और भी यदि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे तो वो भी बनना चाहिए, तब ना मजा है। प्रीवियस ईयर थोड़ी ना उठा के सीधा रख देगा, ठीक है, कुछ तो नया देगा, तो कुछ नया के लिए ये भी याद रख लेना है। ठीक है, यदि अगली बार हो सकता है पूछ सकता है कि भैया जल में कितनी होती है, जल में क्या वायु से ज्यादा होती है कम होती है, भैया वायु से ज्यादा होती है जल के अंदर। एल्युमिनियम में कितनी होती है, उससे भी ज्यादा होती है। तो 8 का हो गया बी। 9th का, एक रॉकेट 20 मीटर की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में समस्या उत्पन्न हो गई। अच्छा ठीक है, और इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक गई, मतलब फ्यूल इसको मिलना बंद हो गया, तो मतलब रुक गई, मतलब अब बहादुर ऊपर तो जाएगा लेकिन अब उसके पास फोर्स लगा के नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है, मतलब अब उसको जो स्पीड था उसके पास इंजन के बंद होने तक उसी के स्पीड को मेंटेन तो नहीं कर सकता, अब घटना शुरू करेगा धीरे धीरे ऊपर जाते जाते। एक समय ऐसा आएगा, वो जैसे आप एक ईंट ले लो, उसको ऊपर को फेंकते हो तो यहाँ पे क्या रहता है, स्पीड है, वो स्पीड ऊपर जाते जाते धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है, और एक जगह एक समय ऐसा आता है जब स्पीड जाके उसका वेग जो होता है वो शून्य हो जाता है। तो मतलब ये है कि सबसे पहले रॉकेट को कितने मीटर की स्थिर कर 35 सेकंड। मान लीजिए ये हमारे पास धरती है, यहां से रॉकेट उड़ा और यहां तक पहुंचा कितने सेकंड में, 35 सेकंड में। ठीक है, यहां पहुंचने के बाद उसके फ्यूल की आपूर्ति बंद हो जाती है, मतलब ईंधन बंद हो जाता है। तो उसके बाद ये थोड़ी ना कि वहीं से नीचे टपक जाएगा, बिल्कुल नहीं टपेगा, अभी उसके पास वेग है तो वो कुछ दूर और ऊपर जाएगा। मान लिया कि यहां से इतना ऊपर गया और यहां जाके वो वापस से यहां पहुंचेगा तो उसकी वेग धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो घटना शुरू होगा, ऊपर जाएगा। एक ऐसा जगह है जहां पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जैसे ऊपर बॉल फेंकते हो तो कुछ दूर ऊपर जाता है, जितना जोर से फेंकोगे उतना ज्यादा दूर जाएगा, लेकिन वापस तो उसको नीचे ही आना है। तो नीचे जहां से आना शुरू करता है वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, उसकी 0 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, तो इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। ठीक है, इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या है, मतलब यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई कितनी है, ये हाइट पूछा जा रहा है आपसे। तो ये तो आसान है कि चलिए भैया 35 और किस स्पीड से गया था, ये यहां ऊपर जा रहा था, u बराबर किससे 20 मीटर पर सेकेंड से, और कितने देर तक चला है, 35 सेकेंड तक। ठीक है, तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, हम लोग जानते हैं क्या होता है, u बराबर s/t। तो यहां से हम s बराबर लिख सकते हैं u इंटू टी। तो u हमारे पास पता है कितना है 20, और t कितना दे के रखा है 35। तो ये हो गया 700 मीटर। 700 मीटर में ये बंदूक कहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, ये 700 मीटर चलने के बाद। अब यहां जाके रुका तो नहीं है, वो अभी भी ऊपर जाएगा, तो कितना ऊपर जाएगा, इतना जाएगा ऊपर। तो ये हमारा मान लो कितना है h1, ये हमारा क्या हो जाएगा h2। तो h2 के लिए पास जाने के लिए हमारे पास यहाँ पे u इसके पास कितना है, यहाँ तक इसी स्पीड से जा रहा, तो मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम लिखते u बराबर कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल में जाते जाते एक समय आएगा वो रुकेगा ही रुकेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, v इसका हो जाएगा 0। चूंकि इसके पास वेग जो था ऊपर की तरफ था, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जो होता है वो नीचे की तरफ हमेशा लगता है, नीचे की तरफ। तो हमारा जहाँ पे ये जो a होगा वो -g के बराबर होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ लग रहा है और v ऊपर की तरफ है, इसके वजह से माइनस। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा -g, और इसकी वैल्यू शायद दे के रखी है, नहीं दे के रखी है तो हम लोग 10 लेके चलते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमको मिल गया इतना। अब चलिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का। फाइनल वेलोसिटी 0 तो 0, इनिशियल कितना था u 20, तो 20 का स्क्वायर, चलो -10 लिख लेते हैं, प्लस
टू, ए की वैल्यू है -10 और एस तो हमको निकालना है। तो यहाँ से यदि हम और लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 20s बराबर 20 का स्क्वायर मतलब 400। तो s बराबर हमारा क्या हो जाएगा 400/20। इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर। तो h2 हमारा कितना आ गया 20 मीटर, मतलब ये चलेगा 20 मीटर। तो h बराबर क्या, h बराबर h1 प्लस h2, मतलब h1 हमने निकाला वो किसके बराबर था, ये 700 प्लस 20 बराबर 720 मीटर। ठीक है, तो h हमारा कितना आएगा 720, मतलब 720 मीटर तक वो ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। तो 720 कौन सा है भैया, 720 हमारा ये है। तो 9th का हो जाएगा आंसर ए। थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा सा इसको समझने की चेष्टा करेंगे, समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, यदि आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो ये मान के चलो कि 90% आप सिर्फ क्वेश्चन को समझ के उसका जो दिया गया है वो और क्या निकालना है वो, ये दोनों यदि पता कर ले तो क्वेश्चन पढ़ के तो मतलब समझो 90% कहानी खत्म। बाकी तो भावनाएं हैं, फार्मूला याद है तो बनेगा, नहीं फार्मूला याद है नहीं बनेगा। लेकिन क्वेश्चन समझना सबसे बड़ी बात है। तो हो गया 9th का। चलिए 10th पे चलते हैं। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है। इसमें हमारे पास है बॉइलिंग, ठीक है, दूसरा हमारे पास है कंडेंसेशन, तीसरा है इवेपोरेशन और चौथा है हमारा फ्रीजिंग, हिमांक। बॉइलिंग का मतलब जो पानी होता है इसको बॉयल करते हैं, ठीक है, जिससे गैस के ऊपर चढ़ा दिए पानी को, उसको बॉइलिंग कहते हैं, पता ही है। दूसरा हमारा संघनन, ये देखियो कभी भी जैसे ठंडे पानी का बोतल रहता है उसको फ्रिज से बाहर निकाल के रखोगे तो उसके सरफेस के ऊपर पानी जमा हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन या संघनन। तीसरा होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कैसा होता है, इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस पे होता है, ठीक है, जैसे ये दिख रहा होगा हम आपको, तो ये सरफेस पे होता है उसको वाष्पीकरण कहते हैं। अब बॉइलिंग का मतलब होता है पूरा का पूरा पानी का बॉइलिंग होता है, मतलब एक एक अंदर का पूरा पार्ट, जैसे यहाँ देख रहोगे हर एक बहादुर बॉइल हो रहा है, जबकि जो हमारा इवेपोरेशन होता है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर है। क्वेश्चन ही पूछे हुए था आपको किसी सेट के अंदर जिसमें आपको पूछा गया था सरफेस फिनोमेना कौन सी है, सतह पे घटने वाली घटना, तो वो भी हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन ही होता है। तो और चौथा हमारा है फ्रीजिंग, जैसे बर्फ बनता है वो फ्रीजिंग प्रोसेस है। तो इसमें सबसे जो स्लो होता है वो हमारा होता है वाष्पीकरण या इवेपोरेशन, बाकी सब क्या होता है फास्ट होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, इवेपोरेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 10वां का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। चलिए 11th की बात करते हैं। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या उसका द्रव्यमान, या द्रव्यमान नहीं बदलता है, कहीं भी घूमता रहेगा द्रव्यमान वही रहेगा। संवेग, द्रव्यमान गुने वेग होता है, वेग तो वही है। नेक्स्ट हो गया हमारी गति। जब बोल दिया कि एक समान वृत्तीय गति वेग से चल रहा है तो गति तो बदलेगी नहीं। तो सर्कुलर मोशन के केस में, वृत्तीय गति के केस में हमेशा ध्यान रखो हर एक पॉइंट पे उसकी दिशा बदलती रहती है, वेग जो होता है उसकी दिशा बदलती रहती है, तब तो वो जैसे ये सीधा जाता तो दिशा नहीं बदल रही है, लेकिन ये गोल गोल घूमेगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ है ये बहादुर, इसकी दिशा यहाँ पे इस तरफ होगी, यहाँ रहेगी तो इस तरफ होगी, यहाँ रहेगी, तब तो वो सर्कल को कंप्लीट करेगा। तो हमेशा क्या बदलती रहती है, उसकी डायरेक्शन, दिशा बदलती रहती है। तो हमारा 11th का क्या हो जाएगा, डी, डायरेक्शन या दिशा। नेक्स्ट हमारा है 12th। 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब जैसे एक बहादुर है यहाँ, इसको यहाँ से उठा के कहाँ रख दिए, यहाँ लेके चले आए और कितना मीटर की ऊंचाई पे लेके गए, 2 मीटर। तो कार्य कितना करना पड़ेगा इतनी ऊंचाई तक लेके जाने के लिए। तो ऊंचाई के लिए भी जस्ट पीछे भी देखे थे, स्थिति के लिए स्थितिज ऊर्जा होती है, तो इस ऊंचाई के लिए इसकी वर्क बोला जाए या स्थितिज ऊर्जा बोला जाए, वो क्या होगा, mgh। और हमको दे के रखा है m बराबर कितना 20 kg और h बराबर दे के रखा है 2 मीटर और g की वैल्यू दे के रखा है 10 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ये दे के रखा, तो सब कुछ तो दे के ही रखा है। तो m हो गया 20, g हो गया 10 और h हमारा हो गया 2। ये क्या होगा 2 2 4 डबल लड्डू 400। और वर्क और एनर्जी का मात्रक क्या होता है जूल होता है, तो जूल। तो 400 जूल 12 का ए। 13 संवेग की इकाई क्या होती है? संवेग क्या होता है? मास गुने, मतलब सिंपल सा द्रव्यमान गुने वेग या मास इंटू वेलोसिटी। तो P इससे पहले भी यूज किया हम लोग संवेग वाला, m इंटू वी। m का होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकेंड ये हमारा था आंसर। फॉर्मूला तो याद रखना है, इससे पहले भी एक फॉर्मूला में यूज किया है संवेग वाला। ठीक है, तो वहां भी यूज हुआ, यहाँ भी यूज हुआ, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो यूनिट निकालना कौन सा बड़ी बात है। ठीक है, यदि पसंद आया तो लाइक तो बनता है क्या, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कंपलसरी है, क्योंकि 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 ये आपके लिए ही है। तो अपने जितने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा उनका भी कुछ फायदा होगा। ओके, तो लाइक करते चलिएगा। 13 का हमारा क्या हो जाएगा बी। 14 निम्नलिखित में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा किस में होती है? बैटरी में होती है। ठीक है, और उसी से हम लोग विद्युत ऊर्जा डीसी निकालते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा होता है? विद्युत सेल। सेल कह सकते हैं या बैटरी कह सकते हैं। सेल और बैटरी तो दो अलग चीजें हैं। सेल का मतलब होता है सिंगल, और बैटरी का मतलब बहुत सारे सेल मिलकर बनते हैं, उसको बैटरी कहते हैं। तो विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वही सोलर सेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इंजन जो होता है उष्मा ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। ये सब भी याद रखना है। कोयले का जलना क्या होता है? कोयला एक रासायनिक ऊर्जा है जिसको किसमें बदलता है? उष्मा ऊर्जा में। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है। बल्ब हमारा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, बल्ब लाइट के लिए यूज करते हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को, डायनमो जो जनरेटर में लगा होता है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये भी याद रखना है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को याद रखना है। कहीं पूछ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, प्यारा सा चीज है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट 15 निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर है? कार्य की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य बटे समय। तो शक्ति कौन सा है? ये हमारा शक्ति। 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। तो थोड़ा सा शक्ति के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। शक्ति का जो मात्रक होता है उसको कहते हैं वाट, और चूंकि ये कार्य बटे समय है, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और नीचे समय है तो जूल बटे समय। तो कह सकते हैं इसका जूल बटे समय भी दूसरा मात्रक होता है। इसका विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं। पावर इक्वल्स टू होता है वर्क बाई टाइम। ठीक है, वर्क का क्या होता है हमारा? जूल, और टाइम का होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड इसका मात्रक। और यदि हम बात करें जूल की विमा की बात करें तो इसका होता है mL2T-2, और इसका होता है टाइम का t। इसको लिखते तो क्या लिखते हैं? mL2T-3। तो यही हमने लिखा है mL2T-3। ठीक है, और शक्ति का एक और जो व्यावसायिक मात्रक होता है उसको बोलाता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति HP, और जो बराबर होता है 746 वाट। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है जस्ट पहले जो वीडियो आया था उसके अंदर रहा हो, या एक बार से ज्यादा पूछे हुए हैं। तो मतलब ये सब थोड़ा सीरियस वाला क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है? तो 746 वाट के। तो विमीय सूत्र भी याद रखिए, उसका मात्रक भी याद रखिए, फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है। और 1 HP बराबर कितना होता है? ये तो बार बार पूछा जाता है। तो हमारा हो गया 15 का ए। 16 रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। क्या दिया है? 18 वोल्ट बराबर कितना इंटू 3 ओम। ठीक है, हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू R। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? I। तो I बराबर क्या होगा? V बाई R। और V हमारा कितना दिया? 18 वोल्ट, और R कितना दिया है? 3। तो कितना हो गया? 6। और I मतलब होता है विद्युत धारा, करंट। करंट का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है, तो 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर। तो 16 का क्या हो जाएगा हमारा? A। ठीक है, 17 कारों में ब्रेक पैडल
कारों के ब्रेक पैडल में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। ब्रेक पैडल क्या करता है, जाकर ब्रेक के साथ चिपकता है। जैसे ये देख रहे हैं हमारा डिस्क ब्रेक है, इसके साथ ये हमारा जो दिख रहा है ये है इसका ब्रेक। ओके, ऐसा कुछ रहता है, आप लोग देखे होंगे प्रैक्टिकली। ओके, तो ये क्या करता है, डिस्क के साथ चिपकता है। चिपकने के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन आता है, घर्षण होता है। ठीक है, घर्षण मैक्सिमम टाइम आपको नुकसान ही पहुंचाती है। जैसे देखते होंगे कि क्या है, घर्षण के कारण हीट जनरेट होता है। जैसे हाथ को रगड़ोगे तो हाथ को रगड़ने से क्या होता है, गर्मी के ठंड के टाइम में आपको अच्छा लगता है। ओके, लेकिन गर्मी के टाइम यदि रगड़ोगे तो आग वाग लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये दो जो डिस्क है जाके मतलब सॉरी ब्रेक है वो जाके डिस्क के साथ चिपकते हैं, तो वहां पे फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। घर्षण के कारण ही ये डिस्क क्या होता है, रुकता है। तो यहाँ पे क्या है, घर्षण तो होगा। अब इसका ऑप्शन में दिया एक सकारात्मक प्रभाव, एक नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव का मतलब होता है जिससे आपको कुछ फायदा हो। ओके, और नकारात्मक प्रभाव का क्या मतलब होता है, जिससे आपको नुकसान हो। तो नॉर्मली हीट मैक्सिमम टाइम में आपको फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होता है। जैसे फैन, आपका फैन देखिए घर में लगा रहता है, वो जब चलता है तो वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, वो फ्रिक्शन के कारण गर्म होता है। यदि वो घूम रहा है जिसके कारण वो गर्म होता है, तो वहां पे आपको उस हीट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उस फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मजबूरी है, घूमेगा तो फ्रिक्शन होगा ही तो हीट जनरेट होगा ही। तो वहां पे क्या है, आपका नकारात्मक प्रभाव उसका गर्म होना। लेकिन यहाँ पे जब तक चिपकेगा नहीं, फ्रिक्शन होगा नहीं, तब तक वो क्या होगा, रुकेगा नहीं। तो गाड़ी का रुकना सकारात्मक प्रभाव है, लेकिन वही जो डिस्क गर्म हो जाता है वो उसका नकारात्मक प्रभाव होता है। तो चूंकि ये क्या कह रहा है, ब्रेक पैडल गुण का उपयोग किया जाता है, तो किस गुण का, फ्रिक्शन वहां पे रोकने के लिए यूज किया जाता है। उसको गर्म हीट से तो कोई मतलब नहीं, तो ये इसका क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव होता है, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। यदि यही पूछा जाता वहां पे जो हीट जनरेट हुआ, उष्मा जो उत्पन्न हुई, डिस्क ब्रेक जो गर्म हो गया, ठीक है, वो कौन सा प्रभाव है, तो वो हमारा कौन सा प्रभाव होता है, उसका नकारात्मक प्रभाव, क्योंकि उसकी हमको जरूरत नहीं थी, वो अपने को फालतू का मिला है। ठीक है, चलिए 17 का हो गया हमारा बी। 18, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तना हुआ रबर बैंड होता है, तो तना हुआ है तो स्वाभाविक है इसके पास कौन सी ऊर्जा होती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा। उसमें रबर को टाइट करने से उष्मा तो उत्पन्न हुई, तो उसमें ऊर्जा हो गई नहीं, उसमें कोई गति आई नहीं, गतिज ऊर्जा तो हो गई नहीं। रासायनिक कौन सी क्रिया हो गई, कुछ नहीं, तो रासायनिक ऊर्जा भी नहीं होगी। तो जैसे कह सकते हैं घड़ी की चाबी में भी हमारा स्थितिज ऊर्जा तो तनी हुई स्प्रिंग में भी होती है, या तने हुए रबर बैंड में भी, सब में कौन सी ऊर्जा होती है, हमारी स्थितिज ऊर्जा। तो 18 का हमारा क्या हो जाएगा, सी। 19, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए, ये हमारा अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, यदि इसको किसी वस्तु को यहां रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, मतलब कैसा बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर यदि किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का वास्तविक उल्टा और कैसा, समान आकार का बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, आभासी नहीं, वास्तविक बनता है और समान आकार का। तो वास्तविक और समान आकार का बनता है यदि उसको वक्रता केंद्र पे आप रखते हो। तो यदि वक्रता केंद्र से आगे जाएगा तो जो उसका इमेज है वो वक्रता केंद्र से पीछे जाएगा और इसका आकार बढ़ना शुरू करेगा यदि आप वस्तु को वक्रता केंद्र से आगे की तरफ लेके जाते हो। यदि फोकस पे रखते तो आपको क्या मिलता, वस्तु अनंत पे मिलता। इसको जानने के लिए, इसको तो फिलहाल 19 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। इसको याद रखने के लिए आप इस टेबल को याद रख सकते हो। इसके अंदर आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों की कहानी है कि किसको कहाँ रखा जाएगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, ये पूरा डिटेल लिखा हुआ और आप यदि पढ़े होगे तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम खींच के इतनी बार डायग्राम खींचना पड़ता है कि याद ही हो जाता है, वरना याद करना चाहे तो याद भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। देखिए दूरी और विस्थापन को थोड़ा समझते हैं। यदि हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो यहां से ये इस रास्ते से भी जा सकता है, इस रास्ते से भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो इसके पास कितनी दूरियां हैं, 3 4 दूरियां हैं। ठीक है, तो दूरी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है दो पॉइंट्स के बीच का, लेकिन इन दोनों के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा, एक दिशा में न्यूनतम दूरी जो होगा वो हमारी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, पता है। और विस्थापन का जो मान होता है दूरी से छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है,
हमेशा धनात्मक या शून्य, शून्य भी नहीं होती, दूरी है तो स्वाभाविक पॉजिटिव ही होगा, यदि शून्य है तो शून्य है, ठीक है। लेकिन हमारा विस्थापन जो होता है ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों होता है। तो यदि दूरी दो क्या बोलते हैं बिंदुओं के बीच शून्य है तो स्वाभाविक है उसका विस्थापन भी क्या होगा, शून्य ही होगा। तो कह सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 का बी। इक्कीस की बात करें तो कह रहे इसमें से किसे न तो बनाया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता। वो कौन सा होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो होती है ऊर्जा। ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता ना ही बनाया जा सकता। तो इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एनर्जी, सॉरी। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही बनाया जा सकता, परंतु इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को आप यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हो, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हो। रूपांतरण पॉसिबल है लेकिन नष्ट नहीं होता है कभी भी ऊर्जा। तो कौन सा है भैया, ऊर्जा है। तो 21 का हो गया डी। 22, एक लेंस में 2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसके फोकल लंबाई क्या होगी। हम लोग जानते हैं P इक्वल्स टू होता है 1/f, f होता है फोकल लंबाई, P होता है इसकी शक्ति। तो f बराबर क्या लिखा जा सकता है 1/p, और P हमारे दे के रखा है 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो f हमारा क्या आया 0.5 मीटर, पॉजिटिव धनात्मक। धनात्मक तो किसके लिए होता है, धनात्मक होता है उत्तल लेंस के लिए, लेंस में बोला ना, हाँ लेंस, उत्तल लेंस के लिए हमारा होता है। तो धनात्मक उत्तल, और स्वाभाविक है कितना वैल्यू है 0.5 प्लस 0.5, और उत्तल लेंस तो प्लस वाला कौन सा है, ये वाला है, तो उत्तल। और ये भी क्वेश्चन इससे पहले किसी और सेट में था, सेम ऐसा ही, थोड़ा बहुत डाटा अलग हो सकता है लेकिन होगा यही, उसमें भी हमको यही पूछा गया था। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। 23, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है और वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ता है। ठीक है, मान लो मोहन का जो भी है ये 50 सीढ़ी चढ़ रहा है। कितने स्टेप्स हैं 50। ठीक है, और इसका वजन कितना है, मास कितना है इसका 50 केजी, सॉरी 50 केजी नहीं 40 केजी है। कितना है 40 केजी है हमारा मोहन। ठीक है, कितना सीढ़ी चढ़ता है 50 सीढ़ी चढ़ता है। ओके, और कितना टाइम इसको लगता है 10 सेकंड का ये टाइम लगाता है। ठीक है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगी। शक्ति का क्या होता है हमारा फॉर्मूला, शक्ति का होता है पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम, कार्य बट्टे समय। तो पावर से पहले हमको क्या चाहिए, टाइम तो पता है, वर्क नहीं पता है। तो इस ऊंचाई तक जाने में इसको कितना काम करना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, यहां से 50 स्टेप चढ़ेगा तो ये कितना हाइट जाएगा। आप कहोगे सर जा तो ऐसे रहा है, या कैसे भी जाओ, नाच के जाओ, घूम के जाओ, कैसे भी जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट हाइट को मेजर करता है। तो डायरेक्ट हाइट की बात करें तो हमारे पास हाइट कितना हो जाएगा, एक का ऊंचाई, इतना का ऊंचाई कितना दे के रखा है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और टोटल ये 50 स्टेप चढ़ता है, तो हाइट बराबर कितना हो जाएगा 50 स्टेप इंटू 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0 सेंटीमीटर, तो मतलब हो जाएगा 7.5 मीटर। तो 7.5 मीटर ये जाता है। ये कैसे टेढ़ होके जाए, सो के जाए, लेट के जाए, ठीक है, उससे कोई उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब है सिर्फ हाइट से कितना ऊंचाई तक गया। तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू हाइट के केस में क्या होता है mg h। m की वैल्यू कितनी है 40, g की वैल्यू दे के रखा है 10, और हाइट कितना है 7.5, तो हो जाएगा 40 गुने 75, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा 300, और एक लड्डू इसका, तो 3000 क्या हो जाएगा इसका जूल कार्य करना पड़ा। तो वर्क हमको पता चल गया कितना है 3000 जूल, और टाइम कितना लगा है 10 सेकंड, 10 से ये कट गया मतलब कितना 300 जूल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा शक्ति के बारे में और जान लीजिए, कार्य बटे समय होता है, इसका मात्रक वाट होता है, या जूल पर सेकंड कह सकते हैं, किलो वाट कह सकते हैं। अश्व शक्ति याद होगा, इससे पहले ही बात किए,
1 HP 746 वाट होता है और कार्य ऊर्जा जो हमारी होती है उसका मात्रक दोनों का जूल होता है, और विद्युत ऊर्जा के लिए किलोवाट घंटा आवर यूज करते हैं। तो उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो ये कभी मत सोचिएगा ये चार तो ऐसे रहा, इसका मतलब ये लेंथ नहीं चाहिए अपने को सिर्फ इस लेंथ से मतलब है, कितना हाइट तक गया वो, कैसे गया, टेढ़ा गया, सीधा गया, उससे मतलब नहीं, सिर्फ वर्टिकल हाइट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 300 जूल, सॉरी जूल कह रहे हैं भैया, इरेजर 300, ये हमारा सेकंड, तो ये हो जाएगा 300 जूल पर सेकंड, और यही हमारा होता है 300 वाट। तो 300 हमारा क्या हो जाएगा, वाट। ठीक है, वर्क का जूल, टाइम का सेकंड, जूल पर सेकंड लिखिए या वाट के टर्म में लिखिए, एक ही बात है। यहाँ लिखा भी गया है वाट को कितना कहा जाता है, जूल पर सेकंड। तो 23 का ए। 24, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है हमारे पास, हाफ mv², यही होता है ना, m फॉर द्रव्यमान मास, v फॉर वेलोसिटी वेग। तो इस पे डिपेंड करता है, इस पे जितना ज्यादा वजनदार बहादुर होगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा। तो पहला कह रहा है वजन और इसकी स्थान लोकेशन ना। दूसरा द्रव्यमान और इसकी स्थान, द्रव्यमान पर तो डिपेंड करता है लेकिन स्थान पे नहीं। तीसरा द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण, इसमें त्वरण किधर है, एक्सेलरेशन तो है नहीं कहीं पे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 24 का सी। 25, किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाए, विभवांतर लागू किया जाए, तो मतलब V इक्वल टू बोल रहा है 2 वोल्ट। ओके, तार के मध्य से करंट का प्रवाह मतलब I कितना हो, 1 एम्पियर हो, तो हमको क्या पूछ रहा है, R बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू I इंटू R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बाई I, और V बराबर कितना है 2, और I बराबर कितना है 1, मतलब 2, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, तो OHM या OHM लिखिए या ओम का साइन दीजिए, तो 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा 25 एकदम। ये तो बउआ वाला क्वेश्चन था, जाते जाते मतलब एकदम हलवा वाला क्वेश्चन देके गया है। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी हमारा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपका तीनों शिफ्ट के एग्जाम में जो भी पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चन वो सारे के सारे इतने ही थे। ठीक है, और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स रहते हैं तो आप उसकी तैयारी कीजिए, और यदि पसंद आता है, ठीक है, हमारी कोशिश है कि आपको पसंद आए। यदि पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है यार, आप लोग का प्यार ही तो है। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।